हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी अध्ययन श्रृंखला में एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट का प्राचीन भारतीय इतिहास का एक नया चैप्टर है मौर्यकाल। देखिए, ये जो चैप्टर है बुक में इसे राज्य में साम्राज्य नाम से बताया गया है। राज्य में साम्राज्य नाम से बताया गया है, जिसमें वास्तव में किसके बारे में बताया गया है? मौर्यकाल के बारे में बताया गया है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में क्लास 6 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है राज्य में साम्राज्य का अध्ययन हम मौर्यकाल के रूप में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मौर्यकाल के बारे में। देखिए, बुक में बताया गया है कि मौर्यकाल या मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से 2300 साल पहले हुई थी। और पुस्तक में ये भी बताया गया है कि मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले हैं चंद्रगुप्त, उसका पुत्र बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। ये 3 महत्वपूर्ण राजा थे। उसके बाद जो भी राजा रहे हैं वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कौटिल्य कौन थे? इनके गुरु थे चाणक्य। इन्होंने इनकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। आगे हम बात करें, चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य साम्राज्य के 3 प्रमुख नगर थे। पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा उज्जैन, तीसरी तक्षशिला। देखिए, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। उज्जैन जो प्रमुख नगर था वह उत्तर से दक्षिण भारत जाने के रास्ते में पड़ता था और इस नगर में प्रमुख व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम दिशा में था। यह मध्य एशिया के जाने वाले राज्य के बीच में पड़ता था। मध्य एशिया जाने वाले रास्ते में पड़ता था तक्षशिला। तो उज्जैन और तक्षशिला दोनों ही क्या थी? प्रांतीय राजधानी थी। कौटिल्य या चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। ध्यान देना, अर्थशास्त्र नाम से हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसमें यह है राज व्यवस्था के बारे में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्थशास्त्र किसके बारे में है? राज व्यवस्था के बारे में है। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो बेसिकली किसके बारे में है? राज व्यवस्था के बारे में है। अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य का जो ज्यादातर हिस्सा था, ये मध्य मध्य जो हिस्सा था वह जंगलों से भरा हुआ था। और यहाँ के आसपास के लोग जो थे, जंगलों में रहने वाले लोग, फल फूल और जानवरों का शिकार करके अपना भोजन पाते थे। और ये अलग अलग भोजन करते थे। और मौर्य साम्राज्य इतना विशाल साम्राज्य था कि वर्तमान में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। तो मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जहां राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। सामान्यतः जो प्रशासक था वो राजकुमारों को भेजकर उस पर क्या रखते थे? नियंत्रण रखते थे। एक इम्पोर्टेंट बात है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था जो है वो कैसे नियंत्रित रहती थी। तो केंद्रीय स्तर पर जो प्रशासन का नियंत्रण करता था वह करता था सम्राट। केंद्रीय स्तर पर प्रशासन का नियंत्रण करता था। तो मौर्य साम्राज्य के जो सीधा नियंत्रण था वह कहाँ पर था? मौर्य साम्राज्य का सीधा नियंत्रण पाटलिपुत्र पर था। और उज्जैन और तक्षशिला के माध्यम से वह प्रांतीय राज्यों का क्या करते थे? नियंत्रण करते थे। और जहां पर राज्यपाल के रूप में राजकुमारों को बिठाया जाता था। इसके अलावा जो भी अन्य जो इलाके होते थे उनके रास्तों पर सामान्यतः नियंत्रण रखते थे। और मौर्य जो सम्राट थे वह 2 रूपों में कर वसूल करते थे। पहला कर होता था नियमित कर, और दूसरा होता था नजराना। नजराना एक अनियमित कर था जो सामान्यतया मतलब ऐसे नियंत्रण वाले इलाकों से लिया जाता था जहां पर मौर्य सम्राट का सीधा नियंत्रण नहीं था। नजराना अनियमित कर होने के कारण मतलब सामान्यतः स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था कि लोग स्वेच्छा से राजा के लिए कुछ भेंट देते थे। उसको हम क्या बोलते थे? नजराना बोलते थे उस समय। यूनानी एक राजा था सेल्यूकस निकेटर। उसका दरबारी था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राजदूत के रूप में कौटिल्य के दरबार में रहता था। इसने पाटलिपुत्र को विशाल नगर और खूबसूरत नगर बताया है। तो इसने बताया है कि भाई पाटलिपुत्र विशाल था और खूबसूरत था। इसने पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि जब सम्राट जनता से मिलता था तो शोभा यात्रा निकलती थी, जश्न मनाया जाता था, सोने की पालकी में ले जाया जाता था। और सम्राट के जो अंगरक्षक थे वो सोने चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। सम्राट सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरा होता था।
वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि भाई कहीं कोई इनकी हत्या ना कर दे, और सम्राट को जो खाना दिया जाता था उसको नौकर चखते थे, और सम्राट लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था। और पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि यह विशाल खूबसूरत नगर है, और यह विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2-3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, और राजा के महल के चारों ओर उद्यान और चिड़ियों का बसेरा है। मौर्य काल में सबसे जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं वह हुए हैं अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं। अशोक ऐसा पहला शासक हुआ है जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेशों को पहुंचाया। अशोक के ज्यादातर अभिलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के माध्यम से कलिंग युद्ध किया, कलिंग राज्य को जीता, और राजा बनने के 8 वर्ष के बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और इस कलिंग युद्ध की विशेषता है कि इसमें 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे, और 1 लाख लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। तो इस घटना से अशोक जो है विक्षिप्त हो जाते हैं कि उनका मानना ये था कि भाई इतने लोगों को मारने के लिए, एक राज्य प्राप्ति या राज्य विस्तार के लिए इतने लोगों को मारना कहाँ तक उचित है। तो उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, और धर्म का रास्ता अपनाने के लिए धम्म का रास्ता अपनाया। धम्म का रास्ता अपनाया। धम्म क्या है? धम्म एक संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। और धम्म वास्तव में एक ऐसा स्वरूप है जिसमें अच्छे कर्म और अच्छे आचरण को लोगों द्वारा अपनाया जाता है। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। बच्चों को अच्छा आचरण दिया जाए, सभी लोगों को सम्मान दिया जाए, दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, सभी लोगों को उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और इस बात के प्रचार के लिए उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धम्म महामात्र वे अधिकारी थे जो राज्य में धर्म की शिक्षा देते थे, धम्म की शिक्षा देते थे, और लोगों को एक सही रास्ता दिखाते थे। आगे हम बात करें, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस में दूत भेजे। कौन कौन से, कहाँ पर? सीरिया, मिस्र और ग्रीस में। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। देखिए, अशोक ने एक स्तंभ बनवाया, रामपुरवा स्तंभ। यह वृषभ शीर्ष, इसका वृषभ शीर्ष है, और यह राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। अशोक ने अच्छे आचरण व धम्म का रास्ता अपनाने की क्या दी थी? शिक्षा दी थी। यही कारण है कि आज तक इसको अशोक महान के रूप में जाना जाता है। अशोक ने दूसरों को आदर करना सिखाया, अच्छी बातों को सिखाया। अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जो भारत का राजकीय चिन्ह है वह है सारनाथ में स्थित है, और यह सिंह शीर्ष इसका है, और 4 शेर रखे हुए हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार उत्तर पश्चिम, यानी कि जो मौर्य काल का उत्तर पश्चिम भाग था वह कंबल के प्रसिद्ध था। दक्षिण भारतीय भाग था वो सोने के लिए और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। और अर्थशास्त्र में ही बताया है कि कर नियमित संग्रह होते थे, और नजराना अनियमित रूप से दिया जाता था। वास्तव में नजराना जो था वह स्वेच्छा पर निर्भर था, कि राजा को लोग स्वेच्छा से जो कोई भी सामान भेंट करते थे उसे नजराने के रूप में याद किया जाता था। तो इसी के साथ हमने मौर्य काल को पढ़ा, और मतलब एनसीईआरटी का जो मौर्य काल है वह थोड़े से समय में हमने इसका रिवीजन किया। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो इस क्लास को दोबारा देख लो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।